नमस्कार दोस्तों। डेट आज की 6 जनवरी 2026 है। स्वागत है आपका एटोयल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। तीनों एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे। यूएस ने वेनेजुएला के ऊपर अटैक किया, लेकिन इंडिया क्यों चुप है? इंडिया के साइलेंस के क्या रीजन हैं? दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। ये पहला आर्टिकल सी राजा मोहन का है, इंडियन एक्सप्रेस से। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, गांधी का कम्युनिकेशन स्टाइल कितना रेलेवेंट है आज के समय में। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी बहुत पूछती है कि गांधी के आइडियाज कितने रेलेवेंट है आज के समय में। तो आज के आर्टिकल में ना फोकस किया गया है गांधी के कम्युनिकेशन स्टाइल पे। फिर तीसरा आर्टिकल हम ये डिस्कस करेंगे, जो ट्विटर का जनरेटिव एआई है ना, ग्रोक, वो पागल हो गया है। वो कुछ भी इमेजेस क्रिएट कर रहे हैं। मतलब किसी को भी बिना कपड़ों के दिखा देता है, किसी को भी बिकनी में दिखा देता है। कोई गार्ड रेल नहीं, कोई सेफ्टी लॉक नहीं। तो ये इस पर सरकार ने ऑर्डर दिया है ट्विटर को कि भाई ये सब करना बंद करो। तो क्या एस्पेक्ट्स हैं, क्या ट्विटर जैसी कंपनीज को डर क्यों नहीं लगता, वो सारे एस्पेक्ट्स हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, वेनेजुएला क्राइसिस के ऊपर ना इंडिया के स्टैंड से संबंधित है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर 2, आईआर और इवन एथिक्स से इस आर्टिकल को रिलेट किया जा सकता है। ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं इस आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन देखो, कंटेक्स्ट आपको पता है। कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट सीधा सीधा ये है, यूएस ने वेनेजुएला के ऊपर स्ट्राइक्स किए और उनके जो प्रेसिडेंट हैं मडुरो, उनको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करके वो यूएस ले गए मिलिट्री शिप पर, और अब वहां पे वेनेजुएला के राष्ट्रपति के खिलाफ में मुकदमा चलेगा। यूएसए ने सीधा आरोप ये लगाया कि जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति थे ना, वो देखो ड्रग लोड के तौर पे काम कर रहे थे, यूएसए में ड्रग्स बेचने का काम कर रहे थे, और जिससे लोग मर रहे थे। तो हमने ये जो एक्शन लिया है वो सेल्फ डिफेंस में लिया है। तो अपने एक्शन को जस्टिफाई करने की यूएस ने कोशिश की। अब यहां पे ना दो चीजें आती हैं। पहली चीज, कुछ लोग बोल रहे हैं कि यूएस ने ना जो इराक में किया 2003 में, सद्दाम हुसैन को हटाया, एक बार फिर से वही सब कर दिया है वेनेजुएला में। लेकिन राइटर बोलते हैं नहीं, सी राजा मोहन बोलते हैं, देखो इराक में जो रेजिम चेंज हुआ था ना, उसमें क्या हुआ था, पूरे सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, पूरी आर्मी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था सद्दाम हुसैन की, और डेमोक्रेसी को लाने की कोशिश की थी यूएसए ने वहां पे। रिजल्ट क्या हुआ? हर तरफ वार, सिविल वार, एक अफरा तफरी क्रिएट हो गई, कैओस क्रिएट हो गया, लाखों सिविलियंस मारे गए, और आज तक इराक जो है वो स्टेबल नहीं हुआ। लेकिन वेनेजुएला में अमेरिका की जो कोशिश है ना, वो इराक जैसी नहीं है। यहां पे अमेरिका जो कर रहा है उसे राइटर नाम देते हैं रेजिम सिडक्शन। रेजिम सिडक्शन मतलब सिर्फ वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया है, और अमेरिका चाहता है कि बाकी जो सरकार है ना, सब कुछ वैसा ही चलता रहे, लेकिन बस वो यूएसए के साथ अब बना के चले, वो यूएसए की इस्टेब्लिशमेंट के साथ में अब बना के चले, हमारे साथ अच्छे रिश्ते रखे, बाकी वेनेजुएला में सब सेम टू सेम रहे। तो वेनेजुएला में अमेरिका नहीं चाहता कि वहां पे कैओस क्रिएट हो, सिविल वार स्टार्ट हो, इंस्टेबिलिटी आए। बस वो इतना चाहता है कि सब कुछ सेम चलता रहे, और नई सरकार, नया राष्ट्रपति हमारे साथ कोऑपरेशन करके चले, और वेनेजुएला का तेल जो है वो हमारे पास में आना स्टार्ट हो जाए। तो ये अमेरिका की कोशिश है वेनेजुएला में, और इसे नाम देते हैं सी राजा मोहन। ये रेजिम चेंज नहीं है, ये रेजिम सिडक्शन है। अब बात करते हैं इंडिया के साइलेंस पर। देखो, जैसे ही यूएसए ने वेनेजुएला के ऊपर अटैक किया, क्या हुआ? जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, ब्राजील, रशिया, चाइना, सब ने हल्ला मचाया। सब ने बोला कि यूएस अपनी दादागिरी कर रहा है, ये इलीगल है, ये गलत है। लेकिन इंडिया का जो रिएक्शन था ना, काफी दबा हुआ था, काफी रिस्ट्रेन्ड रिएक्शन था यूएसए के वेनेजुएला के अटैक के ऊपर। लेकिन ऐसा क्यों? इंडिया ने भारी भरकम रिएक्शन क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं इंडिया ने इंटरनेशनल लॉ की वकालत की? देखो, कोल्ड वार के दौरान क्या होता था, कोल्ड वार के दौरान इंडिया ना सोवियत यूनियन के ज्यादा करीब था, जो रशिया का पेरेंट कंट्री था। सोवियत यूनियन ने जब 1956 में चेकोस्लोवाकिया के ऊपर अटैक किया ना, तो इंडिया ने ज्यादा नहीं बोला, कुछ ज्यादा सोवियत यूनियन को क्रिटिसाइज नहीं किया।
लेकिन उस समय ना वेस्टर्न कंट्रीज के एक्शंस पर इंडिया खुल के बोलता था कि आप लोग इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन कर रहे हो, ये गलत है। अब देखो, आप ना समझ के देखिए इंडिया के एक्शन को कि भाई ये जो यूएसए है ना, यूएसए का बैकयार्ड है ये पूरा साउथ अमेरिका। उनका मुनरो डॉक्ट्रिन है, मुनरो डॉक्ट्रिन है उनका 1823 का यूरोप के साथ में, कि यूरोप के जो देश है ना वो साउथ अमेरिका के देशों को अपनी कॉलोनी नहीं बनाएंगे, यहां पे इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, और बदले में यूएस जो है वो यूरोपियन कंट्रीज की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करेगा। तो इसे फिर से रिवाइव किया है ट्रंप ने और नाम दे दिया है डोनरो डॉक्ट्रिन। डोनरो वो था मुनरो डॉक्ट्रिन, इसको फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने रिवाइव किया और नाम दे दिया डोनरो डॉक्ट्रिन। यूएसए का यह कहना है इस डॉक्ट्रिन में कि वेनेजुला जो है वो देखो कई सारे देशों की एक्टिविटीज का ना अड्डा बन गया था। जैसे देखो, चाइना लोन दे रहा था वेनेजुला को, ईरान ड्रोन सप्लाई कर रहा था, रशिया भी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था वेनेजुला को। तो ट्रंप ने बोला कि भाई हमारे दुश्मन देशों की एक्टिविटीज का अड्डा बन गया है वेनेजुला, हम ये स्वीकार नहीं कर सकते। साउथ अमेरिका में हमारा इन्फ्लुएंस रहना चाहिए, हम किसी दूसरे दुश्मन देश के इन्फ्लुएंस को वेनेजुला में स्वीकार नहीं कर सकते। तो ये यूएस की सोच है। अब आप फिर से इंडिया पे आओ, देखो यूएसए जिस देश को अपना बैकयार्ड मानता है, जो हमसे इतना ज्यादा दूर है, जिसमें हमारे डायरेक्ट उतने ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है, तो उस चीज को लेके देखो हम यूएसए को क्यों नाराज करें? हम आइडियलिज्म के चक्कर में यूएसए को नाराज क्यों करें? अगर देखो कल को मान लो चाइना हमारे किसी पड़ोसी देश के साथ में ऐसा करता है तो जाहिर तौर पे हम विरोध करेंगे। जैसे अभी चाइना विरोध कर रहा है। चाइना क्यों विरोध कर रहा है? चाइना का पैसा लगा था वहां पे वेनेजुला में। ब्राजील क्यों विरोध कर रहा है? क्योंकि ब्राजील जो है वो साउथ अमेरिका का देश है। अगर एशिया के किसी देश में ऐसा होता तो हम विरोध करते। वैसे ही ब्राजील के पड़ोसी देश के साथ में ऐसा हुआ है तो ब्राजील क्रिटिसाइज कर रहा है। लेकिन भाई वेनेजुला हमारा पड़ोसी देश नहीं है ना, हमसे उतना दूर है। हमें यूएसए की मदद चाहिए। किस लिए चाहिए? देखो, चाइना और रशिया जैसे जो देश है ना, वो ये चाहते हैं कि पूरा वर्ल्ड मल्टीपोलर हो, यूएसए कमजोर हो। बट टू बी ऑनेस्ट, हम ये चाहते हैं, वर्ल्ड तो बाद की बात है, हम ये चाहते हैं पहले एशिया मल्टीपोलर होना चाहिए। एशिया में सिर्फ चाइना का दबदबा नहीं रहना चाहिए, सिर्फ चाइना की नहीं चलनी चाहिए। यह हमारी सोच है। और ऐसा करने में कौन हमारी मदद कर सकता है? यूएसए हमारी मदद कर सकता है। तो हम यूएसए को क्यों नाराज करें वेनेजुला पे स्ट्रांगली उनको क्रिटिसाइज करके, जब हमारा डायरेक्टली फिलहाल वेनेजुला से इतना लेना देना नहीं है। लेकिन लेना देना अभी हो सकता है। कैसे हो सकता है? देखो, अब ट्रंप ने वहां के राष्ट्रपति को हटा दिया है, तो फिर देखो होगा क्या। वहां से अब वो ट्रंप जो है चाइना को भगा देंगे। चाइना की जो एक्टिविटीज हैं, चाइना की जो कंपनीज हैं, उनको भगा दिया जाएगा वेनेजुला से। लेकिन इंडिया के पास में स्कोप है। इंडिया अब वेनेजुला में एंट्री कर सकता है, लैटिन अमेरिका में और बढ़िया ढंग से एंट्री कर सकता है। इंडिया का फार्मास्यूटिकल, आईटी, जो स्ट्रॉन्ग इंडिया की स्ट्रेंथ है ना, वो वहां पे जगह बना सकती है। लैटिन अमेरिका के साथ में अभी हमारा जो ट्रेड है सिर्फ $45 बिलियन का है, और चाइना का ट्रेड लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के साथ में $500 बिलियन है, इंडिया से 10 गुना ज्यादा। सिंगापुर एक छोटा सा देश है, इवन सिंगापुर का जो ट्रेड है लैटिन अमेरिका के साथ में वो इंडिया जैसे बड़े देश के बराबर है, $45 बिलियन। तो वेनेजुला में घुसने का स्कोप काफी ज्यादा है। हमें वैसे भी देखो नई मार्केट्स की जरूरत है। आज के समय में नई मार्केट की जरूरत हमें है, और चाइना से लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जो हैं वो डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। वो सिर्फ चाइना के साथ में अपने रिलेशंस नहीं मेंटेन करके रखना चाहते, दूसरे देशों के साथ भी मेंटेन करके रखना चाहते हैं। तो इंडिया के पास में बढ़िया मौका है। तो लेकिन इंडिया देखो, जब भी ये चेंज होते हैं ना, इंडिया सिर्फ एक तमाशा देखने वाला देश ना बने। इंडिया ना कम से कम अपने इंटरेस्ट में ना एक्शन ले। तो अभी इंडिया का इंटरेस्ट किस चीज में है? अभी इंडिया का इंटरेस्ट जो है ना इस चीज में है कि हम वहां पे ना ट्रेड में जगह बनाएं। जैसे ये मैंने बोला ना, फार्मा सेक्टर, आईटी, ऑटोज, एनर्जी। अब चाइनीज कंपनी को वहां से भगाया जाएगा,
तो जाहिर तौर पे इंडियन कंपनीज के पास में एक मौका है, तो इंडिया बजाय तमाशा देखने के वो मौका अच्छे से यूज करे। समझे? ऐसा नहीं कि सिर्फ हम तमाशा देख रहे हैं, जैसे जेसीबी की खुदाई देखते हैं वैसे ही, हाँ वही वहां पे क्या चल रहा है, सिर्फ जेसीबी की खुदाई की तरह तमाशा देख रहे हैं, ये नहीं चलना चाहिए। अब वैसे देखो, कहने को हमारे देश में ना जो लैटिन अमेरिका के लीडर्स हैं, पर्सनैलिटीज हैं, जैसे सिमोन बोलीवर, उनके नाम पे रोड्स हैं, चे गुवेरा की लोग टी शर्ट्स पहनते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अर्जेंटीना में विजिट किया था 1924 में। लेकिन हमारे जो एलिट्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं या फिर बिजनेस लीडर्स हैं, उनकी जो पॉलिटिकल लिटरेसी है ना लैटिन अमेरिका के बारे में, साउथ अमेरिका के बारे में, वो बिल्कुल मतलब बहुत कम है, जीरो मान लीजिए। तो समझ नहीं है लैटिन अमेरिका की, ये दिक्कत है। फिर इसके बाद राइटर क्या बोलते हैं, कंक्लूजन में देखो यही निकल के आता है कि ब्रिक्स जो कर रहा है, ब्रिक्स के जो देश कर रहे हैं, उसको कॉपी पेस्ट इंडिया को वैसे भी नहीं करना चाहिए। हमें हमारी इंडिपेंडेंट पॉलिसी चाहिए। उनके इंटरेस्ट अलग हैं, हमारे जो इंटरेस्ट है ना वो अलग हैं। हमें साउथ अमेरिका के साथ में ट्रेड इंक्रीज करने पे फोकस करना चाहिए, और हमें ना पोस्टर्स और टी शर्ट्स यूज करने के बजाय उस रीजन को समझने पे ज्यादा फोकस करना चाहिए कि साउथ अमेरिका क्या है, वहां कैसे काम करता है, और वहाँ के अच्छे लीडर्स क्या हैं, डायनामिक्स क्या हैं, इन सब चीज़ों पे हमें फोकस करना चाहिए। वैसे एक पॉइंट ये भी था इस आर्टिकल में कि यूएस ने जिस प्रकार से वेनेजुला के राष्ट्रपति को किडनैप किया ना, किडनैप बोल लीजिए या फिर मतलब गिरफ्तार बोल लीजिए, जो जिस आइडियोलॉजी का होगा वो वैसा ही वर्ड यूज करेगा। इम्पैक्ट क्या होगा लैटिन अमेरिका के ऊपर इसका? यूएस का जो डोमिनेंस है बढ़ेगा। अब पूरा साउथ अमेरिका में यूएसए ने अपनी पावर को रीअसर्ट कर दिया है इस रीजन में। पॉलिटिकल ड्रिफ्ट भी देखने को मिलेगा। हाल फिलहाल में क्या हुआ था, जो पॉपुलिस्ट लीडर थे, मतलब लेफ्ट विंग ओरिएंटेड, जो लेफ्ट की आइडियोलॉजी से ज़्यादा संबंध रखते हैं कि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा फ्री दिया जाए, वो लीडर्स ना ज़्यादा सत्ता में आ गए थे साउथ अमेरिकन कंट्रीज में। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे अर्जेंटीना में राइट विंग लीडर आ गए हैं, जिन्होंने बल्कि ट्रंप की तारीफ की, जो भी ट्रंप ने वेनेजुला में किया। और देशों में भी अब राइट विंग लीडर्स ज़्यादा निकल के आएंगे, और जो राइवल्स हैं जैसे क्यूबा, रशिया, चाइना, इन सब के लिए बहुत बड़ा चैलेंज अब होगा, क्योंकि वेनेजुला ना उनके लिए एंट्री गेट था साउथ अमेरिका में, और इवन अमेरिका को टारगेट करने के लिए वो एंट्री गेट अब बंद कर दिया है यूएस ने। अब यूएस के निशाने पर और भी देश हैं साउथ अमेरिका के, जैसे कोलंबिया वगैरह। तो यूएस के राष्ट्रपति ट्रंप ने धमकी भी दी है कि वो कोलंबिया को अगला निशाना बना सकते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया सी राजा मोहन का। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, गांधीयन कम्युनिकेशन से संबंधित है। मतलब गांधी का जो कम्युनिकेशन स्टाइल था वो आज 2026 में कितना ज्यादा रेलेवेंट है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर 4 एथिक्स से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं इस आर्टिकल में हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आज के जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो यूथ को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनका कम्युनिकेशन स्टाइल गांधी से कैसे अलग है, एथिक्स वर्सेस प्रैक्टिकलिटी, लुइस फिशर वाला जो सीक्रेट क्या है, गांधी कैसे जनता से कनेक्ट करते थे, मतलब ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं इस आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। देखो 2025 में क्या हुआ, हाल ही में 2025 बीता। 2025 में क्या हुआ, गांधी की ना एक ऑटोबायोग्राफी है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। इस बुक को आए ना 100 साल कंप्लीट हो गए, 100 साल। और ये जो किताब है आज भी देखो अमेजोन पे ना आप चेक करोगे, फ्लिपकार्ट पे चेक करोगे, बेस्ट सेलर में से एक है। सोचो 100 साल बाद भी ये जो किताब है कितनी ज्यादा रेलेवेंट है। लेकिन मुझे ना आप एक बात बताइए, हम जब बात कर रहे हैं कि गांधी का कम्युनिकेशन स्टाइल आज के समय में कितना रेलेवेंट है, आप मुझे एक बात बताइए, आज के समय में गुड कम्युनिकेटर कौन है? क्या इलोन मस्क जो हैं वो अच्छे कम्युनिकेटर हैं? प्रधानमंत्री मोदी क्या वो अच्छे कम्युनिकेटर हैं? राहुल गांधी क्या वो अच्छे कम्युनिकेटर हैं? अच्छे कम्युनिकेटर की डेफिनेशन क्या है? या फिर आज यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे आप देखते हो इतने सारे इन्फ्लुएंसर हैं, बहुतों के जो सब्सक्राइबर हैं वो देखो 10 मिलियन से ज़्यादा हैं।
क्या वो अच्छे कम्युनिकेटर हैं? आज देखो कम्युनिकेटर का मतलब क्या है। आज देखो ये माना जाता है अच्छा कम्युनिकेटर वो मतलब जो बोलने में कितना स्मार्ट है, कौन कितना वायरल हो सकता है, ये पहचान है अच्छे कम्युनिकेटर की। लेकिन गांधी गांधी देखो स्मार्ट दिखने की कोशिश नहीं करते थे कि मैं बहुत रिटोरिक से बोल रहा हूं, बहुत जबरदस्त ढंग से बोल रहा हूं, नहीं। गांधी सिर्फ ना सत्यनिष्ठ होने की कोशिश करते थे, ट्रूथफुल होने की कोशिश करते थे। आज मॉडर्न कम्युनिकेशन में ना पैकेजिंग पे ज्यादा फोकस है कि कौन कितना बेहतरीन ढंग से क्लियर बोल रहा है, इंपैक्ट कितना हो रहा है बोलने से, वायरलिटी कैसे आ रही है, क्या लोग उसका उसको पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बोलते वक्त कैसे मैं बोलूं कि लोग मेरी बात मान जाएं। इन चीजों पे लोग ना ज्यादा फोकस करते हैं। लेकिन गांधी का जो कम्युनिकेशन था ना वो कैसा था, गांधी ना ऑनेस्टी पे ज्यादा भरोसा करते थे कि मैं जो भी बोलूं सच बोलूं। मतलब वो वल्नरेबल दिखते थे। आज के आप पॉलिटिशियंस देखोगे ना, वो अपने आप को ना सुपर ह्यूमन की तरह दिखाते हैं कि मेरे से तो कोई गलती हो ही नहीं सकती, मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूं। जैसे हिटलर की भी यही सोच थी कि आई एम सुपर ह्यूमन। लेकिन गांधी अपनी ना कम्युनिकेशन में वल्नरेबिलिटी भी दिखाते थे कि मुझे इसका आइडिया नहीं है। जो सच है गांधी बोल देते थे। तो ये फर्क है, मतलब गांधी के कम्युनिकेशन में और आज के कम्युनिकेशन में ना ये डिफरेंस है। अब इस चीज को राइटर आगे बोलते हैं कि देखो गांधी जो थे ना वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं करते थे, गांधी हार्टफुल कम्युनिकेशन करते थे। मतलब दिल की बात जुबान पे लेके आते थे। ये था गांधी का फॉर्मूला। लेकिन आज के समय में ना मॉडर्न इरा में फोकस ज्यादा किस चीज पे है, फोकस देखो आज के समय में ना ज्यादा मैनिपुलेटिव ऑप्टिक्स पे है। आप बोलोगे सर ऑप्टिक्स का क्या मतलब है? ऑप्टिक्स मतलब चीजें दिख कैसी रही हैं, इस चीज पे ज्यादा फोकस होता है पॉलिटिशियंस का, दूसरे लोगों का। सच क्या है वो तो सेकेंडरी है। मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। इलेक्शन के टाइम पॉलिटिशियंस स्लम एरिया में जाते हैं कैमरा के साथ में, उनके साथ में बैठ के खाना खाते हैं, फिर फोटो ट्वीट कर दी जाती है कि मैं जनता के साथ में हूं। लेकिन नेक्स्ट डे 5 स्टार होटल में मीटिंग्स, और उसके बाद 5 साल तक कभी उस स्लम में एंटर नहीं करना। ये क्या है? ये मैनिपुलेशन है। दिखाने की कोशिश है कि मैं गरीब लोगों के साथ में हूं, लेकिन वो सिर्फ एक ऑप्टिक्स था, वो एक फोटो ऑप था। होता क्या नहीं होता? आपने भी देखा होगा। जैसे मैं आपको एक और सिंपल एग्जांपल देता हूं। आजकल ना ऐसे यूपीएससी व्लॉगर्स आप देखोगे जो ना इस प्रकार की वीडियो डालते हैं कि मैं 4 बजे उठा, फिर मैं पढ़ना स्टार्ट मैंने कर दिया, मैं रात को 2 बजे तक पढ़ा, पूरा वो अपने लाइब्रेरी की फोटो दिखाते हैं। व्लॉगर जो होते हैं यूपीएससी व्लॉगर, वो ऑप्टिक्स है। वो ऑप्टिक्स है एक्चुअली में। उनका मेन काम ही ये है अपने आप को पढ़ता हुआ दिखाना और इससे वीडियो पे व्यूज आए। वो एस्पायरेंट्स नहीं है। आज के समय में ये होता है कि मतलब वीडियो में दिख कैसा रहा है इस चीज पे फोकस करना, ट्रुथ तो सेकेंडरी है। क्योंकि देखो बहुत सारे लोग ना ये सोचते हैं कि जो वीडियो में दिख रहा है वही सच है। ऐसा नहीं होता है। वीडियो में हो सकता है आपको अलग चीज दिखाई जा रही है और जो सच है वो कुछ और है। समझ गए? अब देखो ये काफी नॉर्मल हो गया है, ऑप्टिक्स तो बहुत ज्यादा नॉर्मल हो गया है। और यहां पे ना देखो आपके मन में ना एक ख्याल ये आया होगा कि गांधी की फिलोसफी तो देखो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कैसे चलेगा? अगर मैं हमेशा ऑनेस्ट रहूंगा या रहूंगी तो पीछे रह जाऊंगा। सवाल देखो बिल्कुल सही है। अगर मतलब डाउट आता है कुछ लोगों में कि अगर हम सिर्फ मोरल वैल्यूज पे फोकस करेंगे तो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में फेल हो जाएंगे, क्योंकि आज के समय में मोरल वैल्यूज की कोई कदर नहीं करता। आज के समय में हम गांधी की मोरल वैल्यूज के हिसाब से चलेंगे तो इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि हमने सच बोल दिया। ऑफिस में प्रमोशन नहीं मिलेगा, सोसाइटी में लोग हमें बुद्धू समझेंगे। तो इस डर की वजह से ना बहुत सारे जो लोग हैं ना वो सच को छोड़ देते हैं, सही को छोड़ देते हैं। गांधी ने भी यही डर फेस किया था। साउथ अफ्रीका में ना वो एक साधारण से वकील थे। लोग उन्हें ना वहां पे इम्प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहा करते थे। उन्हें ट्रेन से दिया गया, रेसिज्म का सामना उन्होंने किया। बाद में साउथ अफ्रीका में उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट स्ट्रगल किया, फिर भारत आके भारत को आज़ादी दिलवाई। पूरे वर्ल्ड के लीडर बने गांधी। शुरू में उन्हें इनप्रैक्टिकल बोला गया था, लेकिन देखो इम्प्रैक्टिकल नहीं निकले, वो सही निकले। तो गांधी ये करते कैसे थे?
सॉल्यूशन की बात करें कि गांधी ये कैसे कर ले जाते थे, लुइस फीसर बायोग्राफर थे उनके, उन्होंने गांधी की बायोग्राफी लिखी थी। फीसर कहते हैं गांधी से मिलना एक बहुत सुखद अनुभव रहा। क्यों? वो कहते हैं देखो, गांधी ना थॉट अलाउड करते थे। आप बोलोगे सर ये थॉट अलाउड क्या होता है, ये क्या टर्म है थॉट अलाउड? गांधी ना अपने दिमाग का प्रोसेस पूरा खोल के दिखाते थे। आप एक एग्जाम्पल से समझो। देखो, दो नेता हैं। पहला नेता है ए नेता, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है, बिल्कुल तैयार की गई स्पीच, पॉलिश्ड स्पीच, और आंसर्स दिए वो भी पूरी तरह से रिहर्स्ड। हमारी सरकार ने अच्छा काम किया है, दैट्स इट, मतलब एंड। लेकिन एक बी पॉलिटिशियन है, गांधी का स्टाइल है, वो बोलेगा देखो ये प्रॉब्लम है, मैं कंफ्यूज्ड हूं, ये ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन भी है, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूं ये ट्राई करें, गलत भी हो सकता है, लेकिन ट्राई करते हैं, इसके साथ में काम नहीं किया तो फिर हम दूसरा ऑप्शन एक्सप्लोर करेंगे। आप बताओ कौन से पर्सन से आप ज्यादा रिलेट करोगे? देखो, मैं तो जाहिर तौर पे बी पर्सन से ज्यादा रिलेट करूंगा। मुझे लगेगा कि यार ये अपने आप को सुपर ह्यूमन की तरह नहीं दिखा रहा है, लेकिन पर्सन ए जो है, जो आज के समय में होता है, पॉलिटिशियन अपने आप को ना सुपर ह्यूमन की तरह दिखाते हैं कि मेरे से तो कोई गलती नहीं हो सकती, मैं तो परफेक्ट हूं, मैंने जो किया वो परफेक्ट है, उसमें गलती का कोई स्कोप ही नहीं है। ज्यादातर नेता देखो मशीन को ना कवर करके रखते हैं, मशीन मतलब हमारा दिमाग, वो सिर्फ प्रोडक्ट दिखाते हैं कि ये डिसीजन लिया गया है। गांधी ना मशीन का कवर खोल देते हैं। गांधी ये भी दिखाते थे कि मशीन कैसे काम करती है, मतलब दिमाग जो है वो कैसे काम करता है, दिमाग जो है वो कैसे डिसीजन लेता है। क्योंकि देखो, गांधी सिर्फ फाइनल आइडिया प्रेजेंट नहीं करते थे, अपना स्ट्रगल भी शेयर करते थे, इसलिए गांधी ना दोस्त की तरह लगते थे। देखो, इंटरव्यू में भी आप ये सब करते ही हो ना, ईमानदारी से बता देते हो कि सर इस टॉपिक पे मैं कंफ्यूज्ड हूं, सर इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं आता है, तो बल्कि वो इंटरव्यू बोर्ड के सामने अच्छा जाता है। आप बता सकते हो कि सर ये पर्सपेक्टिव है, ये एक दूसरा पर्सपेक्टिव है, और मैं पर्सनली ये सोचता हूं, लेकिन दोनों साइड्स मैं समझता हूं, मुझे पता है। तो मतलब ये भी अच्छा है, मतलब बोर्ड को अच्छा लगता है कि यार इंसान जो है मल्टीपल पर्सपेक्टिव से जानता है और ईमानदार है। समझ गए? अब देखो, इस चीज को ना आप आज के टाइम में अप्लाई करो। आज हम डिजिटल एज में हैं, शोर बहुत ज्यादा है, और जब जब भी आप कुछ करो ना डिजिटल एज में, अब मतलब आप तो यूपीएससी एस्पायरेंट्स तो देखो ये सारी चीजें करते ही नहीं हो, लेकिन कॉमन मैन के लिए है, जब भी कोई कॉमन मैन ट्वीट करे या फिर इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाले या फिर लिंक्डइन पे पोस्ट करे, तो अपने आप से ना एक सवाल पूछे, ये पोस्ट मैं किस लिए कर रहा हूं? क्या इससे मेरा फायदा होगा? मतलब क्या मैं अपनी सर्विस के लिए कर रहा हूं, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कर रहा हूं, या फिर मैं सबके वेलबींग के लिए ये कर रहा हूं? संस्कृत में ना एक टर्म होती है, सर्वे भवन्तु सुखिना, मतलब मे ऑल बी हैप्पी। तो क्या आपका जो कम्युनिकेशन है वो सोसाइटी को सर्व कर रहा है या फिर सिर्फ अपने आप को सर्व कर रहा है, आपकी ईगो को फीड कर रहा है? आप ये पूछिए। आजकल देखो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं कि देयर इज नो ट्रूथ, ओनली पॉइंट्स ऑफ व्यू। लोग कहते हैं सच कुछ नहीं होता, सबका अपना अपना नजरिया है। देखो, ये चीज ना पार्शियली सच है कि हमारी जो कॉग्निशन है, समझने की शक्ति है, वो लिमिटेड है, लेकिन यहां पे ना एक कैच है, आप ध्यान से सुनिएगा, एक टेक्निकल पॉइंट है। राइटर ना दो चीजों में फर्क समझाते हैं। वो बोलते हैं एक होता है वेंटेज पॉइंट, यहां पे देखो, राइटर बोलते हैं एक होता है वेंटेज पॉइंट, मतलब जहां पे आप खड़े हो ना, वहां से आपको क्या दिखा, जहां आप खड़े हो वहां से आपको क्या दिखा। अब ये सब्जेक्टिव है। दूसरा होता है ओपिनियन। ओपिनियन मतलब आपने उसके ऊपर रिएक्ट क्या किया। दो अलग अलग चीजें हो गई। एक है वेंटेज पॉइंट, जहां आप खड़े हो वहां से आपको क्या दिखा, क्या समझ में आ रहा है। ये आर्टिकल आज आपने सुना तो मतलब आपको क्या समझ में आया। फिर है ओपिनियन, आर्टिकल समझ के आपने रिएक्ट क्या किया। अब ये दोनों चीजें हैं सब्जेक्टिव। वेंटेज पॉइंट भी सब्जेक्टिव होता है, यहां पे देखो, और ओपिनियन भी सब्जेक्टिव हो सकती है। लेकिन तीसरे नंबर पे होता है मटेरियल फैक्ट। अब मटेरियल फैक्ट जो है वो हमेशा सेम ही रहेगा। जैसे देखो, गांधी की डेथ हुई, गांधी डाइड ऑन 30 जनवरी 1948।
अब ये बताओ, ये मटेरियल फैक्ट है, सही है ना? अब इसमें तो कोई चेंज नहीं कर सकता, समझ गए? गांधी डाइड ऑन 30 जनवरी 1948, ये मटेरियल फैक्ट है, सही है या गलत है? ये गलत है। यहीं पर राइटर अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो देते हैं। राइटर बोलते हैं, देखो, गांधी डाइड ऑन 30 जनवरी 1948, डाइड मतलब ये नेचुरल प्रोसेस लगता है कि हाँ भाई बीमार थे, अपने आप से उनकी डेथ हो गई, लेकिन असल में गांधी वाज असैसिनेटेड ऑन 30 जनवरी 1948। गांधी वाज किल्ड ऑन 30 जनवरी 1948। तो ये मटेरियल फैक्ट नहीं है। मतलब आज हो क्या रहा है, तीनों चीजों को ना मिक्स कर दिया जाता है और तीनों चीजों को मिक्स करके मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाती है। ये आज के समय में हो रहा है। जब आप डाइड बोलते हो ना, तो आप किलर को छुपा रहे हो, आप उस आइडियोलॉजी को छुपा रहे हो जिसने उसे मारा। राइटर बोलते हैं इसे कहते हैं मैनिपुलेशन थ्रू पार्ट ट्रूथ। आधा सच पूरे झूठ से देखो ज्यादा खतरनाक होता है। फिर सॉल्यूशन देते हैं राइटर, क्या करना चाहिए फिर आज के समय में, क्या करना चाहिए। मेनली वो 3 पॉइंट्स देते हैं। 3 पॉइंट्स क्या हैं? सबसे पहले देखो, आप आज ना आपके सामने बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं। सबसे पहले ना आप मटेरियल फैक्ट्स पे ध्यान दो, मतलब डिटेल्स पर ध्यान दो। फैक्ट क्या है, डेटा क्या है, हवाबाजी तो नहीं है। मतलब डिटेल्स पे आप ध्यान दोगे ना, तो फिर आपको चीजें समझ में आने लगती हैं। फिर दूसरा, आप अपना माइंड और हार्ट जो है दोनों ओपन रखो। देखोगे, देखो अलग अलग जो लोग हैं ना, फैक्ट्स पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, सबकी सुनो। जैनिज्म का एक कंसेप्ट है अनेकांतवाद, मतलब सच के कई पहलू होते हैं। दूसरे के व्यू को सुनने का आप पेशेंस रखो। फिर तीसरा है, मोरल वैल्यूज आपकी डिग्रेड नहीं होनी चाहिए। दुनिया चाहे कितनी बदल जाए, फैक्ट्स को कैसे भी मैनिपुलेट किया जाए, लेकिन आपकी जो कोर वैल्यूज है ना, वो हिलनी नहीं चाहिए। आपका जो मोरल कंपस है ना, हमेशा सही रहे, ये आपको इंश्योर करना है। भगवत गीता में ना एक कंसेप्ट है, आपने शायद सुना भी होगा। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट है स्थिता प्रज्ञा। मैं आपको लिख के बताता हूं। स्थिता प्रज्ञा मतलब स्टेबल इंटेलेक्ट। मतलब चाहे दुनिया में देखो कितना भी शोर हो, कुछ भी ट्रेंड कर रहा हो, लेकिन आप अपने सच पर हमेशा टिके रहो। यह है स्थिता प्रज्ञा। तो निचोड़ देखो इस आर्टिकल का यही है कि गांधी बनना आसान नहीं है, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है। पैकेजिंग अच्छी करने से देखो सच छुप जाता है, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है कि लॉन्ग टर्म में इससे आपको या सोसाइटी को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मिसिंग गार्ड रेल्स के बारे में है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले देखो, आप बेसिक समझो जनरेटिव एआई क्या होता है। जनरेटिव एआई सिंपल जैसे चैट जीपीटी है, ये वो टेक्नोलॉजी है जो टेक्स्ट या फिर इमेज क्रिएट करती है। जैसे देखो ओपन एआई का चैट जीपीटी है, गूगल का जेमिनी है, ये सब। उसी प्रकार से देखो एक्स जो प्लेटफॉर्म है ना, जिसे पहले ट्विटर बोलते थे, जिसे बाद में इलोन मस्क ने खरीद लिया और नाम रख दिया एक्स का भी इसी प्रकार से एक जनरेटिव एआई है जिसका नाम है ग्रोक। क्या नाम है? ग्रोक। अब यहां पे दिक्कत यह है, देखो जैसे ये जो जेमिनी और चैट जीपीटी जैसे प्लेटफॉर्म्स है ना, इन्होंने अपने एआई पर ना सेफ्टी लॉक लगा के रखे हैं कि ये किस प्रकार से टेक्स्ट या फिर इमेज जनरेट कर सकते हैं। इन्हें टेक्निकल भाषा में बोलते हैं गार्ड रेल्स। क्या बोलते हैं? गार्ड रेल्स। जैसे आप चैट जीपीटी को या फिर गूगल जेमिनी को बोलोगे ना कि कोई पोर्न तस्वीर क्रिएट करके दो, ये नहीं करके देंगे, मना कर देंगे। ये बोलेंगे कि ये सेफ्टी इश्यूज की वजह से हम ये क्रिएट नहीं कर सकते। ये क्या है? ये सेफ्टी लॉक है। जैसे हाईवे पर साइड रेलिंग्स होती है ना, एक्सीडेंट हो जाए तो कार खाई में ना कूद जाए, साइड में बचाने के लिए। उसी प्रकार से चैट जीपीटी से कुछ इलीगल मांगोगे, वो मना कर देगा।
लेकिन ये जो एक्स यानी इलोन मस्क का एआई जनरेटिव एआई ग्रोक है ना, ये देखो इसने सेफ्टी लॉक लगा ही नहीं रखे। इसको आप बोलोगे कि पुतिन को बिकनी पहना दो, तो ये जो ग्रोक की तस्वीर है ना, पुतिन को बिकनी पहना देगा। समझ रहे हो? मतलब ग्रोक ने सेफ्टी लॉक नहीं लगा के रखे हैं कि किस तरह की इमेज या फिर टेक्स्ट वो जनरेट कर सकता है, उसके ऊपर लिमिट नहीं उन्होंने लगा के रखी। अब इस चीज का बहुत से लोग ना मिसयूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मिसयूज। मतलब किसी लड़की की इमेज का मिसयूज किया जा सकता है। ये तो एक प्रकार से देखो सीधा सीधा सेक्सुअल वायलेंस के समान है। समझ रहे हो? हमारे देश में तो वैसे ही हम अक्सर डिस्कस किया करते हैं कि डीप फेक से कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये तो डीप फेक से भी ज्यादा खतरनाक है। इलोन मस्क बोलते हैं कि ना फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के चलते हमने ये खुली छूट दी है ग्रोक को कि वो कुछ भी दिखा सकता है। तो भाई इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप सेक्सुअली एक्सप्लिसिट इमेजेस जनरेट कर दोगे फेमस पॉलिटिशियंस की या फिर सेलिब्रिटीज की। अब वो जो इमेजेस हैं वो फेक होती हैं, लेकिन दिखने में रियल जैसी होती हैं। लेकिन हमारे देश में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें नहीं समझ में आता। और दूसरी चीज, जिनकी इमेजेस आप क्रिएट कर रहे हो फेक वाली, डीप फेक वाली, उनकी कंसेंट तो आपने ली नहीं। उनकी कंसेंट के बिना आपने उनकी डीप फेक वाली जो इमेजेस हैं वो जनरेट कर दी। और खास करके देखो ये नए साल के बाद ऐसा हुआ है, तो इसकी वजह से ना ग्रोक जो खुलेआम कर रहा है ना, इसकी वजह से महिलाओं की सेफ्टी साइबर स्पेस में इस इशू पे बहुत ज्यादा डिबेट चल रही है। दुनिया भर में जो ग्रोक कर रहा है इसका काफी विरोध हुआ, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि फ्रांस ने भी तुरंत आवाज उठाई। उन्होंने बोला कि भाई इसे तुरंत बंद करो, गार्ड रेल्स लगाओ, आपका पागल हो गया है जो ग्रोक एआई है, वो कुछ भी कर रहा है। मतलब सभ्य समाज की निशानी नहीं है ये चीज। तो इलोन मस्क का जो रिस्पॉन्स था जानते हो क्या था? उन्होंने माफी नहीं मांगी, उन्होंने कोई रीएश्योरेंस नहीं दिया कि हम ठीक कर रहे हैं। उन्होंने बल्कि एक मजाक जोक मार दिया। उन्होंने कहा कि ग्रोक, मतलब वो कहते हैं कि ग्रोक मुझे भी स्किम्पी कपड़े पहना देता है। भाई तुम इन्फ्लुएंसर हो, तुम पैसा कमा रहे हो इस चीज से, आम आदमी थोड़ी ना पैसा कमा रहा है। उसके लिए रिस्पेक्ट, डिग्निटी सब कुछ होता है। तो ये देखो एथिक्स का फेलियर है। आपने एक क्राइम को क्राइम समझने के बजाय बल्कि उसे एक मजाक से कंपेयर कर दिया। समझ रहे हो? एक बिलियनियर पर्सन का जोक और दूसरी तरफ एक महिला का डिजिटल सेक्सुअल हरासमेंट, दोनों सेम नहीं है। तो इससे हमें यह पता लगता है कि ये जो बिग टेक के ओनर हैं, बिग टेक के बिलियनियर हैं, वो कितने ज्यादा इनसेंसिटिव हो सकते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि इंडिया ने क्या किया फिर इसके बाद में? देखो सरकार ने बिल्कुल सही किया। उन्होंने ना ट्विटर को ऑर्डर दिया कि ये इमेज जनरेशन जो है वो बंद कर दो आप। सरकार ने साफ कहा कि ये क्रिमिनल नेचर का कंटेंट है और हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। इंडिया में कौन से लॉज इसके अगेंस्ट लागू होते हैं? इंडिया में ये सारे लॉज एप्लीकेबल हो जाते हैं, जैसे आईटी एक्ट 2000 है, आईटी एक्ट 2000, इसका सेक्शन 66E जो है या फिर सेक्शन 67 जो है वो ऑब्सिन यानी अश्लील मटेरियल को रोकता है, प्राइवेसी वायलेशन को रोकता है, सेक्शन 66E। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता लागू हो जाता है। भारतीय न्याय संहिता वुमन की डिग्निटी को हार्म होने से बचाता है। तो ये कानून लागू हो जाते हैं। लेकिन देखो दिक्कत ये है, सिर्फ कानून बनाना काफी नहीं है। ये जो ग्रोक जैसे टूल्स है ना, इन्होंने इंटरनेट को ना जेंडर माइनॉरिटीज के लिए बहुत ज्यादा होस्टाइल बना दिया है। मतलब आसान भाषा में बोलूं, इंटरनेट अब देखो महिलाओं के लिए ना सेफ स्पेस नहीं रहा। सेक्सुअल वायलेंस और डेथ थ्रेट्स जो है महिलाओं के अगेंस्ट, वो बहुत ज्यादा कॉमन हो गई हैं, वो बहुत ज्यादा आम हो गई हैं। और फिर देखो एक बहुत डीप पॉइंट जो आर्टिकल में रेज किया गया है कि इन कंपनीज को ना डर क्यों नहीं लगता कि खुलेआम ये सब काम कर रहे हैं। इन कंपनीज को डर क्यों नहीं लगता? देखो बात ये है ना, वजह है यूएसए की जियोपॉलिटिकल पावर। जो ये एक्स कंपनी है, कहां की कंपनी है? यूएसए की कंपनी है। और यूएसए की सरकार अपनी टेक कंपनीज को ना प्रोटेक्ट करती है। उन्हें लगता है कि कोई दूसरा देश उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस वजह से ये कंपनीज ना बिना डर के ये सब काम करती हैं। तो देखो इस एटीट्यूड को ना हम डिजिटल कोलोनिज्म भी कह सकते हैं। समझ रहे हो? डिजिटल कोलोनिज्म। जब तक देखो यूएस गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट नहीं होगी ना, तो ये जो कंपनीज है ना अपनी मनमानी करती रहेंगी।
तो अब लास्ट में बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन क्या है? राइटर ने बहुत पावरफुल बात कही है सॉल्यूशन में कि देखो, सिर्फ प्लेटफॉर्म को नोटिस देना काफी नहीं है। सरकार को ना उन लोगों को, उन इंडिविजुअल्स को पकड़ना होगा जो लोग ये इमेजेस क्रिएट कर रहे हैं, जो लोग इसे सर्कुलेट कर रहे हैं, उन्हें प्रोसिक्यूट करना होगा, एग्जाम्पल सेट करना होगा। कंपैरिजन, जैसे देखो चोरी करने पर सजा मिलती है ना, वैसे ही डीप फेक बनाने पर ना सजा मिलनी चाहिए, और उस सजा को ना पूरा मीडिया में प्रसारित भी करना चाहिए ताकि लोगों को डर लगे। टूल बनाना गलत नहीं है, उसका मिसयूज करना क्राइम है। हम देखो फियरलेसनेस को टेक्नोलॉजी के साथ में मिक्स नहीं होने दे सकते, सीधी सी बात है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अब लास्ट में क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपको अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन ये आपको अटेम्प्ट करना है, जो ये यूएस ने वेनेजुला के ऊपर अटैक किया ना, इस कंटेक्स्ट में इंडिया की जो चुप्पी है ना, उससे संबंधित क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है। 250 वर्ड्स में इस क्वेश्चन का आंसर देना है और 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।